ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया। और आज का सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब कभी सिंपल नहीं रहा। एक सुपरस्टार, एक ईरा और एक कहानी जो आज भी खत्म नहीं होती। अमिताभ बच्चन। नाम ही काफी है, पर क्या हम उन्हें पूरी तरह जानते हैं? मैं हूँ मधु। एक और कहानी के साथ लोग पूछते हैं, एक मिडिल क्लास इलाहाबाद का लड़का कैसे इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा आइकन बन गया? और फिर वो सवाल जो हर जनरेशन पूछती हैं, क्या फेम के साथ खामोशियां भी आती हैं? 70s 80s का बॉलीवुड सिर्फ हिट्स का नहीं था, इमोशंस का भी था। और जब स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और रेखा आए, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, खून और पानी, मिस्टर नटवरलाल, केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती थी। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ टैलेंट था या फिर कुछ ऐसा जो लफ्जों में कभी कहा ही गया? और यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो सिर्फ गॉसिप नहीं, नॉस्टैल्जिया और हिस्ट्री होती है, तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? और बेल आइकॉन, उसे प्रेस ना करना ऐसा है जैसे क्लाइमैक्स से पहले हॉल छोड़ देना। बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए अब वापस कहानी पर। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी बॉलीवुड की उन रिलेशनशिप्स में से है जो ग्लैमर से ज़्यादा कमिटमेंट, पेशेंस और साथ पर खरी नजर आती है। 1973 में शादी के बाद जब अमिताभ का करियर तेजी से ऊपर जा रहा था, जया ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा पॉज करके फैमिली को प्रायोरिटी दी। ये फैसला शायद लाउड नहीं था, लेकिन बेहद स्ट्रॉन्ग था। उनका रिश्ता हमेशा स्पॉटलाइट में काम और डिग्निटी के साथ ज्यादा नजर आया। फेम, प्रेशर और कंट्रोवर्सीज के बीच जया बच्चन अमिताभ के लिए एक एंकर बनी रही। टाइम के साथ उनकी शादी ने ये दिखाया कि लॉन्ग मैरिजेस परफेक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग और परसिवियरेंस से चलती हैं। और शायद इसीलिए ये रिश्ता आज भी बॉलीवुड में एक सॉलिड एग्जाम्पल माना जाता है। ये बात अक्सर इंडस्ट्री एनेक्डोट्स में आती है कि राम बलराम के सेट पर एक इमोशनल टेंशन महसूस की जाती थी, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा साथ काम कर रहे थे और उनके रिलेशनशिप को लेकर पब्लिक क्यूरियोसिटी ऑलरेडी पीक पर थी। कोई ओपन कॉन्फ्लिक्ट या फाइट कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि सेट का माहौल प्रोफेशनली काम पर पर्सनली थोड़ा ऑकवर्ड था। रेखा अपने इमोशंस को ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस करती नजर आती थी, जबकि अमिताभ हमेशा की तरह साइलेंस और डिग्निटी के साथ काम पर फोकस रखते रहे। इसी फेज में जया बच्चन की प्रेजेंस को फर्म और कंपोज्ड माना जाता है, बाउंड्रीज क्लियर रखने के लिए। आखिरकार राम बलराम एक हिट फिल्म बनी जो ये दिखाता है कि चाहे पर्सनल इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हों, ऑन स्क्रीन प्रोफेशनलिज्म ने हमेशा जीत हासिल की। आज भी लोग सर्च करते हैं, स्पेक्युलेट करते हैं, लेकिन सच ये है कि जो भी था वो कभी ऑफिशियली कहा नहीं गया। रेखा के इंटरव्यूज, उनकी पोएटिक बातें, उनकी आंखों की खामोशी और अमिताभ की डिग्निफाइड साइलेंस, ये दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त जानता है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल अनआंसर्ड क्वेश्चन भी तो यही है। लेकिन नॉस्टैल्जिया सिर्फ रूमर्स का नाम नहीं, ये वो कहानी भी है जहां एक आदमी बैंकरप्सी से उठा, हेल्थ स्केयर से लड़ा और कौन बनेगा करोड़पति के साथ पूरी नेशन का मेंटोर बन गया। सवाल ये है, इतनी स्क्रूटनी, इतनी अफवाहों के बावजूद कोई खुद को बार बार कैसे रीइन्वेंट करता है? शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टर नहीं, एक ईरा है। और रेखा, वो एक एहसास जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया में हम सिर्फ यादें नहीं ढूंढते, हम सवाल छोड़ जाते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूसडे एक और कहानी के साथ जो आज भी जिंदा है।